नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंसी आ चुकी है और टेक्नीशियन के भी आने वाली है। इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दिए होंगे। प्लेटफॉर्म का CBT 1 के लिए प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। आज से एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसमें टोटल 75 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम अंक भी 75 रहेंगे और निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता है, 1/3 रहता है। इसलिए आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बुक में दिए हुए सभी 75 प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं सेट 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन होगा। अगर ये हम मान लेते हैं कि ये उत्तल लेंस है और यहाँ पर कितने का रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का काल्पनिक प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है कितने दूरी पर, तो 25 सेंटीमीटर पे, और हमारे पास वस्तु का दूरी कितनी है, तो यहाँ पर है कितना, तो ये वस्तु है और यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसे निकालते हैं क्या, फोकस दूरी, तो क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले देख लीजिए, U दिया हुआ है -15, V दिया हुआ है -25 और हमें F निकालना है, तो 1/F बराबर 1/V - 1/U उत्तल लेंस का ये फार्मूला होता है। आइए यहाँ पर रख दीजिए 1/-25 -1/-15। जब इसे सोल्व करें 1/F बराबर 75/2 बराबर 37.5 सेंटीमीटर, जो कि चॉइस में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगा वो 37.5 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा और वस्तु की दूरी U जो है हमेशा निगेटिव होगा। प्रतिबिंब जो दूरी है भी पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव होता है, वस्तु की दूरी निगेटिव होता है, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरेगी। मिट्टी के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। बर्फ़ का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ़ पिघलकर जब पानी बनती है तब पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। मिट्टी के तेल का घनत्व लगभग कितना होता है, तो होता है 800 kg/m3, और बर्फ़ का घनत्व लगभग कितना होता है, तो 917 kg/m3 होती है। और घनत्व बराबर हम लोग जानते हैं क्या, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आर्किमिडीज सिद्धांत, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 संख्याएं दिया हुआ है, 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसको क्या है, अनुपात में लाना है, लेकिन सिंगल संख्या में लाना है। उससे पहले क्या करना है कि LCM लेते हैं, कितने को, तो 5, 6 और 10 को। 5, 6 और 10 को अगर हम LCM लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। और जब 4/5 को 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 6 पे, तो ये हो जाएगा 24। उसी तरह 5/6 को 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 9/10 को गुना करेंगे 30 से तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 27। अगर हम सभी को x में मान लेते हैं, मान लिया कि इसको x कर देते हैं, इसको भी x करते हैं, इसको x करते हैं, कह क्या रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 12 है, यानी 27x - 24x बराबर कितना है, 12 है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो अभिष्ट संख्या कह रहा है कि ना तो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बीच वाला यानी 25x को, तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 100।
हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। तब प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि 6a स्क्वायर बराबर कितना है 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 841 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर a बराबर 800 के कितना का है तो ये 29 के स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, तो a बराबर 29 cm। अब आयतन निकाल देना है, तो आयतन बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, आयतन बराबर जानते हैं AQ। तो 29 के क्यू कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा तो वो हो जाएगा 24,389। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। मगरमच्छ, जलीय जंतु, सरीसृप। और इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। अगर ये सरीसृप है, सरीसृप, तो मगरमच्छ सरीसृप में ही आता है, तो ये हो जाएगा मगरमच्छ। लेकिन सरीसृप कुछ जलीय जंतु भी होता है और नहीं भी होता है, और मगरमच्छ भी जो है कुछ जल में रहता है और कुछ भूमि पर भी रहता है, तो ये जलीय जंतु हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा मेन हो जाएगा वो होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए के भाई है और सी का पुत्र है। अगर बी जो है वो क्या है, भाई है, भाई है किसका, ए का भाई है, और किसका पुत्र है, तो ये सी का पुत्र है, सी का पुत्र है। डी सी का दामाद है, कोई डी है जो सी का दामाद है, इस किसका है, इसका दामाद है, दामाद है, डी जो है सी का दामाद है। उसके बाद कह रहा है और सी के 2 पोते पोतियाँ, यानी इन दोनों से भी कोई ना कोई तो बच्चा होगा। तो 2 पोते पोतियाँ कौन कौन है, ई और एफ है, कौन कौन है, ई और एफ है, 2 अपना पोते पोतियाँ है या नाते नातियाँ जो भी है। ए एफ की माँ है, ए जो है एफ की माँ है, यहाँ से कर सकते हैं, ए जो है एफ की माँ है। उसके बाद कह रहा है एफ जी की भतीजी है, इसकी भतीजी एफ है, या इसकी पत्नी का कोई होगी जो इसकी भतीजी होगी एफ, क्या होगा, भतीजी, भतीजी जो है वो एफ है। उसके बाद कह रहा है ई जी का पुत्र है, यानी बी के कोई पत्नी है, जी है, उसका जो है ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है। अब कह रहा है कि यदि सी के 2 बच्चे हैं, सी के 2 बच्चे हैं, सी के 2 बच्चे हैं कौन कौन, बी और ए, क्योंकि ये दोनों भाई है, या जो भी मतलब ये फीमेल है और ये मेल है, ये बहन है और ये भाई है। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है कि ई और डी से क्या संबंध है, प्रश्न पूछ रहा है ई और डी से क्या संबंध है, ई का और इससे जो हमारे पास डी है उसका क्या संबंध है। ये संबंध जो है वो किसका है, नेफ्यू का, क्या है, नेफ्यू का। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1 और 2, 3 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। सभी शासक जो है मशीनें हैं, सभी जो हमारे पास यहाँ अगर ये शासक है तो ये क्या है, मशीनें हैं, मशीनें हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ मशीन जो है वो महंगी वस्तुएं हैं, यहाँ पर हो जाएगा कुछ मशीन जो है वो महंगी वस्तुएं हैं। अब कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, ये गलत होगा। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, बिल्कुल सही। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, गलत है। अतः स्पष्ट है कि केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो तर्कसंगत है और कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में से भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में दलित वर्ग का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, और इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है सही कथन को पहचानिए। तो इसमें सही कथन है कि गति घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, ये सही है।
बाकी जो ऊपर का 3 स्टेटमेंट है वो गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि को अनुभूति बनी रहती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिध्वनि। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को प्रतिध्वनि या गूंज या क्या कहते हैं, इको कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। तरत्व या पिच के कारण ध्वनि मोटा या तीक्ष्ण सुनाई देता है। पिच ध्वनि तरंग या आवृत्ति पर निर्भर करता है। और बादलों का गर्जन ध्वनि के अनुरणन का अच्छा उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो वह धरती से टकराकर उस ऊंचाई के 4/5 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 40 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में वह कितनी ऊंचाई तय करेगी। अगर 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो पहला भाग में कितना हो, 4/5 उछलेगा, और उसके बाद दूसरे भाग में भी क्या उछलेगा, 4/5, और तीसरे में भी जो आएगा उसका 4/5। इसे हल कर दीजिएगा तो 5/12/25 हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 20.12/25 मीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 20.12/25 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 15% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो इसे शॉर्टकट बना सकते हैं, CP/MP बराबर हो जाएगा 100 माइनस कितना, 10% के छूट दे रहा है, लेकिन उसे फ़ायदा कितना होना चाहिए, 15% के, 100 + 15 तो कितना हो जाएगा, 90/90 हो जाएगा 115, यानी 18/23 हो जाएगा। यानी 18 यूनिट जो ऊपर वाला है उसके कितने दिया हुआ है, 720 रुपया पड़ती है वस्तु की लागत। और नीचे अंकित मूल्य करना है कितना, 23 यूनिट दिया हुआ है, तो 23 यूनिट कैसे निकल जाएगा, 720/18 और गुना 23 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 920 रुपया। तो यही आंसर हो जाएगा 920। अगला है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो है डी। अगला प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, तो ए के 1, बी के 3, तो हानि को किस कोड में लिखा जाएगा। तो आप ABCD को पूरा या तो लिख सकते हैं या थोड़ा ध्यान रहेगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे 1 है, इसका 3 है, ये 5 हो जाएगा, C का, D का 7 हो जाएगा, E का कितना हो जाएगा, 9 होगा, 11 होगा, G के 13 होगा, H के 15 होगा, यानी 15 से शुरू होगा। तो इसका जो हो जाएगा हानि का, H का वो हो जाएगा 15, O का 29 हो जाएगा, N का 27 हो जाएगा, E का कितना है, 9 हो जाएगा, और बाई के जो हमारे पास आता है वो बाई का हो जाएगा 49। इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ए। एक निश्चित कोड भाषा में कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हेयर को इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है, और इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है। उस भाषा में लॉस्ट स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गैन लूप होगा। निम्नलिखित में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, जावा गर्त है। सही आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। सुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहा जाता है। सुंडा गर्त की गहराई कितना है, 8152 मीटर है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों का खोजा गया है, जिनमें 32 जो है वो प्रशांत महासागर में है, 19 जो है कहाँ है, अटलांटिक में है, और 6 जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन होते रहता है। और सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है वो कितना है, 11,022 मीटर। मरियाना गर्त का कहाँ है, प्रशांत महासागर में। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। तो सबसे पहले प्रिज्म में ये जानिए कि कौन आपतित किरण है, कौन आपतन कोण है, कौन अपवर्तित किरण है, कौन अपवर्तन कोण है। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रिज्म का फिगर है जहाँ ABC प्रिज्म है, AB जो है वो क्या है, वो अपवर्तक पृष्ठ है,
और ए और सी जो क्या है वो अपवर्तक पृष्ठ AC से जो बाहर निकल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि PQ आपतित किरण है, PQ जो है वो आपतित किरण है, QR जो क्या है वो अपवर्तित किरण है, और RS जो है वो निर्गत किरण है। और ये कोण I जो दिया हुआ है, ये कोण I दिया हुआ है वो आपतन कोण है, और ये कोण जो हमारे पास दिया हुआ है ये कोण R वो अपवर्तन कोण है। और यहाँ पर जो हमारे पास होता है कोण E, ये कोण E वो निर्गत कोण है। इस तरह के प्रिज्म में लाइट गुजरती है। अब उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है ये देखना है इस फिगर को देखते हुए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल एक, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, यानी हमारा जो ये R है वो ये कम होता है, किससे? I से कम होता है, हमारा R I से कम होता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है, यदि रीडिंग C डिग्री या F हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, F बराबर C, F ग्रेटर इक्वल देन KC। सभी पैमानों के बीच में एक संबंध होता है। यहाँ पर देख लीजिए कई बार पूछा जाता है C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक और पूछा जाता है R/80, ये सभी बराबर होता है, इस पैमाने को ध्यान रखिएगा। और F और C बराबर होता है कितना? -40 डिग्री पर। कितना होता है? -40 डिग्री पर। और F जो है वो ग्रेटर देन C का उदाहरण है, -50 डिग्री C तथा -58 डिग्री F पे। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है? अब माना कि जो हमारे पास P है, दर क्या है? दर बराबर जो है वो 2R% है, और समय क्या कर रहा है? उसके आधा है, तो R वर्ष है। तो PRT/100 बराबर क्या है? SI है। आइए रख देते हैं P गुना 2R गुना R/100 बराबर क्या है? 8/25 है। 8P/25 है, क्योंकि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, किसके? P का है। यहाँ पर सोल्व करेंगे 2R यानी 2 गुना 4% बराबर होगा 8%, दर बराबर आ गया कितना? 8%। जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D। चलिए अगला प्रश्न है कि A, B, C और एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि स्टेडियम की परिधि 4 किलोमीटर है तो जब सभी व्यक्ति एक दूसरे से जब आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो उस समय तक B के द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या क्या है? एक चक्कर A का समय कितना लगेगा? तो 4/12। B का समय लगेगा 4/15, और C का समय कितना लगेगा? 4/18। अब हमें LCM ले लेना है, इन तीनों को LCM ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 4/3 घंटे। क्या आ जाएगा? 4/3, 4/12, 4/15, 4/8 के अगर LCM लीजिएगा तो 4/3 घंटा आएगा। अब B के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितना होगा? B के द्वारा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है B के द्वारा, तो हो जाएगा कितना? 4/3 गुना 15 गुना बटा 4, हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना? 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है कि उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस से संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए एक समुच्च में आपस में संबंधित है, यानी 17, 12, 7 में संबंधित है। तो 17 + 7 करेंगे, अब बटा 2 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाता है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो बीच वाला आ जा रहा है। और ये किससे मैच कर रहा है? तो ये कर रहा है D से। अगर 15 + 23 को हम जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। आंसर हमारा हो जाएगा D। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरत और सपना पति और पत्नी है। जो भरत है और सपना, भरत और सपना जो है वो पति पत्नी है, पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है कि रोहित और भरत भाई है। रोहित जो है वो भाई है, रोहित है जो भाई है, क्या है? भाई है, भाई है। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? सुरेश रोहित के पिता है, यानी रोहित के पिता कौन है? तो वो है सुरेश। क्या है? सुरेश जो है रोहित के पिता हैं। आगे कह रहा है सपना का पुत्र क्रिस है। इसका पुत्र जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है प्रश्न में? वो क्रिस है। सपना के पुत्र क्रिस है। क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ सुरेश से किस प्रकार संबंधित है?
तो ये तो पौत्र होगा, क्योंकि ये दो बेटा है रोहित और भरत, और इसका भरत का ही ये बेटा है कृष, तो हो जाएगा पौत्र। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा ए। दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, हैशटैग चिन्ह वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर विपरीत जो आएगा वो देखिए, इसके विपरीत ये आएगा, इसके विपरीत ये आएगा, तो हैशटैग के विपरीत कौन आएगा, एंड आएगा, ये हैशटैग के विपरीत आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए। अगर डाइस के काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे काफ़ी अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप एक बार जाकर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सनबिक मैथ्स पे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य 5 मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1969 में IMF द्वारा SDR को एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के रूप में किया था। इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वो 190 है, और बास्केट ऑफ करेंसी SDR के अंतर्गत कौन कौन से मुद्रा शामिल है, तो US डॉलर है, यूरो है, चीन के रनमिनबी है, और जापान के येन है, और ब्रिटिश पाउंड स्टेर्लिंग है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो DC में है। चलिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर कहीं ये वायर है, इसमें बिजली चेक करना है, तो यहाँ पर हमें एमीटर लगाना होता है, क्यों एमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं, विद्युत धारा की कितना करंट जा रहा है। लेकिन अगर हमें वोल्ट मीटर करना है तो समानांतर कोई ये डिवाइस है, इसको अगर देखना है कि कितने इसमें वोल्ट जा रहा है, यहाँ पर वोल्ट नापने के लिए उनको भी समानांतर क्रम में लगाना होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग संपीड़न एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, यह संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में माध्यम में से गमन करता है। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम ठोस में होती है और न्यूनतम जो होती है वो गैस में होती है। ध्वनि की चाल जो है वो आवृत्ति, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति, आयाम, प्रबलता, प्रबलता, तारत्व और गुणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति, आयाम, कला, प्रबलता, तारत्व व गुणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, नमक तथा पानी के 300 लीटर के मिश्रण में 40% नमक है। कितने लीटर पानी का बाष्पीकरण हो जाए जिससे कि नमक 75% रह जाए। तो पानी की बाष्पीकृत पानी की मात्रा जो है वो मान लेते हैं कितना, x लीटर मान लेते हैं, x लीटर मान लेते हैं। अब आइए देखते हैं, 300 में कितना है, 40% नमक है, और कितना बाष्पीकृत हो जाता है कि वो 75% बच जाता है, 75%। तो हो जाएगा कितना, 120, इधर हो जाएगा 300 माइनस एक्स, 300 माइनस एक्स गुना 3/4 कर देते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो 480 बराबर 900 माइनस 3x, 3x बराबर 420, x बराबर 140 लीटर, यानी 140 लीटर बाष्पीकृत होना है पानी को, तब 75% नमक बच जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। 2 पाइप जो है ए और बी टैंक को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर देनी चाहिए जिससे टैंक 18 मिनट में भर जाएगा। यानी ए जो है वो 24 मिनट में और बी जो है 32 मिनट में। अब दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 96 होगा। इसकी क्षमता +4, इसकी क्षमता +3 है। अब 18 मिनट ए द्वारा काट किया गया क्योंकि 18 मिनट में भर जाना चाहिए। तो ए का पहले निकाला 18 गुना 4 हुआ, यानी 72 यूनिट तो ये भरेगा। अब 96 में से 72 जो हमारे पास है वो घट जाएगा क्योंकि ए भर दिया है, तो ये 24 यूनिट बच गया। अब 24 यूनिट को बी से भरना है, तो 24 अब भागा 3 कर देंगे तो कितना, 8 मिनट में ये भरेगा। यानी बी जो है कितने समय बाद बी को बंद कर देनी चाहिए, तो 8 मिनट के बाद जो है बंद कर दीजिए, क्योंकि बाकी जो समय है वो ए भरेगा और टोटल समय लगेगा 18 मिनट। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में वाइफ को इस तरह रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में किस शब्द को ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए WIFE, वाइफ को कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, WIFE
EFI किया गया है, यानी W को तो रखा दिया गया है, I को यहाँ ले गया है, F को बीच में ले गया और E को यहाँ ले गया है। अगर कह रहा है कि RHCI को कैसे लिखे, तो R को रहने देना है, R को, H को यहाँ ले जाना है, C को यहाँ, और H को जो हमारे अच्छा सॉरी यहाँ पर I है, यहाँ पर I होगा, तो रिच होगा। आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा क्या आंसर, तो वो होगा D, रिच। अगला है उस आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति की पहली आकृति से है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार आकृति पहली आकृति को 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम रहा है, कितने क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, तो इसे भी अगर 90 डिग्री में क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो आंसर हमारा C आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो दिया हुआ है उसमें सही विकल्प को सही करना। यहाँ देखिए 1 से क्या हुआ है, +2 3 हुआ है, 3 से +2 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 होगा। यहाँ देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, यानी 1113 होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा B। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। कलिंग युद्ध की बात किया जा रहा है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, बिल्कुल दादा ने किया था। किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था, ये गलत है। तो हमारे पास जो है ये असत्य है, आंसर हो जाएगा D। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। इसकी जो है वो समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो तत्व कौन कौन सा है, तो Li है, B है, B है, C है, N है, O है, F है, Ne है। और ये सब की परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 हो, 4, 5, 6, 7, क्या है उसके बाद 8, 9 इस तरह के है। तो हमारे पास जो आ रहा है वो परमाणु संख्या अगर अलग है तो संयोजकता भी अलग ही होगा। तो आंसर हमारा पर B हो जाएगा। CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम क्या है। तो इसके अगर हम नाम देखते हैं तो इसका नाम क्या है, तो वो है प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल। क्या है, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल है, यानी प्रोपेनोइक। क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल है। आंसर हमारे पास हो जाएगा C। एल्केन का क्या होता है सामान्य सूत्र, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। A तथा B किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले B कार्य छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले A क्या है 30 और B 40 दिन में पूरा करता है। इन सबको क्या करना है कि LCM निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। अब A के कार्य क्षमता 4 है, B का कार्य क्षमता 3 है। अब B 4 दिन कार्य नहीं करता, पहले छोड़ देता है। 4 इसका क्षमता क्या है 3, यानी 12 जो है यूनिट कार्य है वो किसे करना होगा, तो वो तो दोनों को मिल को करना होगा, इसलिए कर रहे हैं। 12 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाद में भले यही करेगा लेकिन शुरुआत में तो मिलके ही हम निकालेंगे। तो कितना हुआ 120 तो टोटल हुआ, प्लस 12 जो 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब इतना को दोनों मिलके कर रहा है, तो 4 3 7 हो जाएगा कितना 132/7 बराबर आ जाएगा 18.6/7 दिन। इतना दिन टोटल कार्य निकलेगा, उसमें से क्या है 4 दिन पहले B छोड़ा है, उसी का कार्य जुटा है तभी इतना दिन लगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D 18.6/7। एक व्यक्ति अपनी समान गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय से सामान्य समय से 10 मिनट देरी पे पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, मिनटों में बताए। अगर चाल क्या है, चाल जो है वो 7/9 है, तो समय क्या लगेगा, समय लगेगा 9/7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +2 का है। अब 2 इकाई का है तो कितना 10 मिनट जो है वो समय दिया हुआ है, लेट है। तो 7 इकाई का क्या हो जाएगा, 7 इकाई का 10/2 × 7 बराबर 35 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या है 35 है।
उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ ए देखिए स्मॉल में है, फिर बी है, सी स्मॉल में डी है, एफ स्मॉल में जी एच आई है, जी स्मॉल में है के एल एम एन है, और उसके बाद ओ स्मॉल में होगा, उसके बाद पी क्यू आर, यहाँ 4 है तो 5 होगा, पी क्यू आर एस टी तक जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कौन से, तो बी, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रखेंगे तो पूर्ण हो जाएगा बी सी डी, और यहाँ पर डी रख देते हैं, फिर बी सी डी डी हो जाएगा, बी सी डी डी हो जाएगा, फिर बी सी डी डी हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा सी। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए और साथ ही मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जब इसे आप बदल दीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 4 × 4 + 45 भागा 5 - 12 बराबर वाट। जब इसे सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा 13। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, संसद के पास। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। ये अनुच्छेद 69 में वर्णन है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर देने पर यह विधेयक कानून बन जाता है। अगला है निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, ZnFeCu विकल्प के समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। किसी धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए अपचयन किया जाता है जिसमें धातु ऑक्साइड से शुद्ध मात्रा में धातु प्राप्त होता है। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानांतरण। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। जाइलम में खनिज पदार्थों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं के माध्यम से होता है। और फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं में सहायक कोशिकाओं के माध्यम से होता है। जाइलम में एक दिशीय परिवहन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए ग्राफ शहर ए के 6 अलग अलग वर्षों में 2012 से 17 के दौरान 2 अलग अलग ब्रांडों को 122 को रेफ्रिजरेटरों की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाया गया है। तो वर्ष 2012 से 17 के दौरान शहर ए में रेफ्रिजरेटरों की बिक्री के बारे में बताना है। सभी वर्षों के दौरान एक्स की कुल बिक्री और वाई की कुल बिक्री के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी वर्षों में पहले एक्स की बिक्री अगर हम देखते हैं तो कितना है, 28 है, प्लस 30 है, प्लस 34 है, प्लस 42 है, प्लस 26 है और प्लस 32 है। यानी टोटल कितना आ गया, 192,000 की बिक्री हुई है। और अगर हम सभी वर्षों में वाई की बिक्री देखते हैं तो 58 प्लस 52 प्लस 64, 58 52 64 प्लस 72 प्लस 64 और प्लस कितना हो जाएगा 74, यानी 384,000 है। अब अभीष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, तो 192/384 कर दीजिए। आंसर जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 4x² - 8x + 3 = 0 हो तो x के संभव मान क्या होगा। आइए सब x का मान निकालते हैं। 4x² - 8x + 3 = 0। 4x² - 6x - 2x + 3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2x कॉमन लेते हैं तो 2x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं 2x - 3 = 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 2x - 1 × 2x - 3 = 0। अब एक एक निकाल लीजिए। 2x - 1 = 0, x बराबर हो जाएगा -1 चल जाएगा, माइनस नहीं होगा 1/2 हो जाएगा। अब ये 2x - 3 = 0 है तो x बराबर हो जाएगा 3/2। हमारे पास मान आ गया 1/2 और 3/2, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी। यानी 3/2 को हम लिख सकते हैं कितना, तो 1.5 लिख सकते हैं, और 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। अगला प्रश्न है,
कि प्रश्न संख्याओं के प्रतीकों के समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों को पालन करने वाले कूटों को सही संयोजन आपका उत्तर होगा। पहला क्या है शर्त कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। दूसरा, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को हैशटैग के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। इनमें से कौन जो है वो इस तरह का कूट होगा। इसका जो सही हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है शर्त 1 के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, वो हो जाएगा PFDZK और N होगा। ये इस तरह का है और ये इससे है, यह सभी सीधे अपना किया गया है। तो हमारा शर्त ए अगर सेटिस्फाइड करता है तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला है 7 मित्र OPQRST और U एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। P जो है एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। क्या है? P जो है एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। Q S के ठीक जो बाईं ओर बैठा हुआ है, S के ठीक बाईं ओर। अगर Q यहाँ बैठा हुआ है तो S यहाँ पे बैठा हुआ है। P T के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। T के दाएं कितना है? P जो है वह दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। U जो है किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है, तो आप इसे कहीं भी बैठा सकते हैं। O R और T के बीच में बैठा हुआ है। O जो है R और T के बीच में बैठा हुआ है। तो हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है। तो Q और R के बीच में कौन बैठा हुआ है? Q और R के बीच में जो बैठा हुआ है वो है S। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है D। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर को। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो PT उषा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो श्री थॉमस बॉक है। और भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर AG नोहरेन थे। अगला है पत्थर के कोयले यानी कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में। पत्थर के कोयले को महत्वपूर्ण उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली अधिकांश धातुएं ऑक्साइड या सल्फाइड यौगिक के रूप में होती है। निम्नलिखित में किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न दाब पर। निम्न दाब पर हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब का समानुपाती होता है। क्वथनांक प्रोपोर्शनल टू वायुमंडलीय दाब होता है। दाब के बढ़ने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। और वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई पर जाने से दाब के घटने से क्वथनांक घट जाता है, जिसके कारण खाना जो है वो देर से पकता है। पहाड़ों पर खाना जो है वो देर से पकता है। यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 7 sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस इससे भागा देंगे तो cos कट जाएगा, तो बच जाएगा 3। इधर cos स्क्वायर थीटा इधर जो है 4 cos स्क्वायर थीटा से भागा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 4 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आइए 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 कॉमन लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा के लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। फिर इसे सोल्व करेंगे। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब ये 7 और 4 घट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? आइए उससे पहले दे देखते हैं। 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये 4 इधर है या 3 इधर चला गया, माइनस 3 हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3 1 हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ए। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अगर मान लिया कि समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र की बात करते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज और ये इस तरह है,
यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर जो होगा वो ओ होगा, वो परिकेंद्र होगा, यानी कर्ण के मध्य बिंदु में होगा, मध्य बिंदु में होगा परिकेंद्र। अगला है, यदि प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यदि उपरोक्त संख्याओं में से प्रत्येक के पहले 2 अंकों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंतर क्या होगा। जैसे इस तरह का पहला अंक 6 होगा, दूसरा 9 होगा, तीसरा 7 होगा। तो आइए इसे बदलते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न से अंकों के बदलने के पर क्या होगा, 6 4 5 आएगा, 3 6 8 आएगा, 5 3 9 आएगा, 8 9 7 आएगा, 6 5 3 आएगा। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 9 7 में पहला 8 हो जाएगा, और सबसे छोटी 3 6 8 में पहला अंक कौन है, वो है 3 है। तो 8 माइनस 3 जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न को बस अच्छे से पढ़ना है और उसे सोल्व करना है। केचुए की अरज्जुकू से वही संबंध है जो मछली का खाली स्थान से है। सही आंसर हो जाएगा सी, सरीसृप से है। केचुए रज्जकू जाति के अंतर्गत आता है, ठीक उसी प्रकार मछली जो है रज्जुकी जाति के ही अंतर्गत आता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए नियुक्त मुख्यमंत्री जनवरी 2024 के अनुसार कौन है। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है मोहन यादव। और जो भजन लाल शर्मा जो है वो कहाँ के हैं, तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और लाल दुहोमा कहाँ के बने हैं, तो मिजोरम के बने हैं। कहाँ के, मिजोरम के। अब विष्णुदेव सहाय कहाँ के बने हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के बने हैं। और रेवंत रेड्डी वो कहाँ के बने हैं, तेलंगाना के बने हैं। तो ये 5 मुख्यमंत्री बदले गए हैं कब, जनवरी 2024 में। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनल। आपातकालीन स्थिति में एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। ये जो 5 मुख्यमंत्री हैं वो पिछले जो चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री का उसमें बदले गए हैं, न कि जनवरी में। ये जनवरी 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये 5 जो हैं। अगला, एरोसोल एक कोलाइडी तंत्र है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। एरोसोल एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें गैस में परिक्षिप्त द्रव है। अगला है 15 - 3 का 12/2 + 3 का 2/2 का मान क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सोल्व कीजिएगा, काफ़ी आसान है। अगला प्रश्न है सरलीकरण के। आइए सरलीकरण करते हैं। सबसे पहले ऊपर को करते हैं, सबको अलग अलग करने पर ही हमारे पास आंसर आएगा। तो क्या ऊपर क्या है, 4 - √7 रूट में है। इसको हम लिख सकते हैं 4 - 2/2 √7 के अंडर रूट। ऊपर कर सकते हैं 8 - 2 √7 कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, और नीचे √2 कर देते हैं। आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 - 2 √7, आई नीचे √2 है। जब इसे सोल्व करिएगा तो एक आ जाएगा √7 के स्क्वायर + 1 के स्क्वायर - 2 √7 अब बटा √2। फिर आगे सोल्व कीजिएगा तो जो हमारे पास हो जाएगा √7 - 1 के क्या हो जाएगा, √7 - 1 के होल स्क्वायर के रूट हो जाएगा अब बटा √2, यानी आ जाएगा कितना, √7 - 1 बटा √2 ऊपर के सोल्व करने पर। उसी तरह 8 + 3 √7 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + √7 बटा √2। अब टोटल के सोल्व करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो कितने आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कितना, 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके द्वारा पूरब दिशा में चली गई दूरी ज्ञात करना। तो पूरब कितना, 8 + 3 ही चला है, तो आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर। आंसर बी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तार्किक रूप से जो कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है। अंकित बहुत लंबा है। निष्कर्ष, अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 पालन करता है। क्यों, क्योंकि कथानुसार स्पष्ट हो रहा है कि या तो निष्कर्ष 1 करेगा। अंकित बहुत लंबा है और नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है। इसका आशय यह हो सकता है कि अंकित की शादी नर्स से हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा ए।
हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋतिक रोशन का। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? तो वो है सौरभ गांगुली हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विभाज्योतक उत्तक। रूट टिप या सूट टिप में विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है। विभाज्योतकी उत्तक सेलों में बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता से युक्त होती है और यह उत्तक छोटी अंडाकार या बहुभुजी होती है। ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित रोग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, त्वचा से। ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी है। इसमें त्वचा पर सफ़ेद दाग उत्पन्न होता है। इसमें त्वचा से मिलेनिन वर्णक समाप्त हो जाता है तथा त्वचा सफ़ेद रंग के होता है। ग्लूकोमा प्रभावित करता है बीमारी जो कौन सा? आँख को। पीलिया यकृत को। कई बार पूछा जाता है प्रभावित अंग, डिप्थीरिया गला को। मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण आधारित है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है। इन धातुओं में डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण यह अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बताना है कि इनमें से बड़ी भिन्न के। तो 2/3 कितना हो जाएगा? 0.66। 3/5 कितना हो जाएगा? 0.6। 8/11 हो जाएगा 0.73। 11/17 जो हो जाएगा 11/17 और 0.65। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 8/11 है। आंसर हो जाएगा ए। एक निश्चित कूट भाषा में हम 95 को क्या करते हैं? एस्टिमेट टाइम लिखते हैं। इतना को स्पेस एंड टाइम, 65 को इतना लिखते हैं। उसी कूट भाषा में स्पेस को क्या लिखेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 6 लिखेंगे। अब आइए फिर से कथन एवं धारणाएं कि गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। धारणाएं क्या क्या है? गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लग रहा है ये सही है। अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। तो ये केवल एक धारणाएं सही है कि केवल एक धारणाएं एक निहित है जो कि पूर्ति करने में पर्याप्त नहीं हो रहा है, इसलिए और खोलना महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 20वीं एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 20वीं एशियाई खेल 2026, इसका आंसर हो जाएगा ए, नागोया चीन में खेला जाएगा। और जो 2022 में खेला गया वो कहाँ खेला गया एशियाई खेल? तो हांगजोंग, कहाँ? हांगजोंग चीन में, लेकिन ये 22 में नहीं 23 में हुआ था। और एशियाई खेल 2030 कहाँ होगा? दोहा कतर में। एशियाई खेल 2030 जो होगा वो दोहा कतर में। और एशियाई खेल 2034 कहाँ होगा? वो होगा कहाँ? तो वो होगा रियाद सऊदी अरब में। और चीन में हुआ था कहाँ? 2022 में। और जापान में होगा 2026 में। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। WBC को ही ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, योसिनोफिल और मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट। RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अगला है, प्रचंड शब्द अक्सर किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, वो है प्रचंड। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बहुउद्देशीय LCH को शामिल किया गया है। इसके निर्माण में भारत लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने वाला 7वां देश बन गया है। और यह दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है। अगला है, परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है। यह पदार्थों को प्लाज्मा नामक अवस्था में होता है। तो विभाजन नहीं होता है, ये मिलता है। तो ये हमारे पास जो है वो गलत है। दूसरा, यह पदार्थों को प्लाज्मा नामक अवस्था में होता है, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी। जो परमाणु संलयन होता है 1H2 + 1H2 दो मिल के हमारे पास बनता है 2He4 बनता है। अब बहुत सारा एनर्जी निकलता है। अगला प्रश्न है
कि दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था, तो P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः है। इसे सोल्व कर दीजिए। एक को 5x माने, एक को 7x है। अब कह रहा है 5x कितना है, 8 वर्ष पहले, 5x - 8 बटा 7x - 8 बराबर कितना है, 60/13 के अनुपात में है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, 5 × 3 15 हो जाएगा और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 15 और 21 बस आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। एयरक्राफ्ट, केबिन, रेलगाड़ी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, कोच हो जाएगा। सही आंसर है ए। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थान पत्र विकल्पों में से चुनिए। तो इतना, इतना और इतना के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसे करेंगे 5 + 1 + 4, इसे देखते हैं कितना, 5 और 9 1 10 है। 1 7 2 के 1 + 7 + 2 करते हैं तो ये भी 10 है, यानी दोनों 10 10 है। इसका कितना हो रहा है, तो 3 + 5 + 5 3 8 1 9 हो रहा है। तो इसमें भी से 9 किसे होगा, 6 3 1 10 होगा, 3 6 1 7 हो रहा है, 4 4 8 1 9, इसका 9 आ रहा है। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो सी होगा। किसी प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संजीव को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक संजीव को हिंदी भाषा के उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये था ALP टेक्नीशियन CBT 1 एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।